हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल। आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और गाइस, आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। हमारा कल का जो टॉपिक था, जिसके अंतर्गत हम शैक्षणिक पिछड़े बालकों को पढ़ रहे थे, उसमें उन बालकों की शिक्षा जो थी वो रह गई थी। तो आज हम शैक्षणिक पिछड़े बालकों की शिक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, समय बिना वेस्ट किए। शैक्षणिक पिछड़े बालकों की शिक्षा। देखिए, हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे ताकि लिखे हुए को आप भी पढ़ करके समझ सके। ठीक है, सबसे पहले है कि नंबर 1, जहां तक हो सके कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दे सके। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दे सके। देखिए, ये हमारा पहला पॉइंट है। पहले समझते हैं कि शैक्षणिक पिछड़े बालकों की शिक्षा के अंतर्गत जहां तक हो सके तो कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होनी चाहिए ताकि शिक्षक व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दे सके। यानी कक्षा में जितने कम बच्चे होंगे, टीचर उतने ही व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनली उन बच्चों से कांटेक्ट में रहेगा और एक एक बच्चे को समझ सकेगा। ऐसे आप मानते हैं कि जैसे 20 बच्चे हैं तो 20 बच्चे में एक एक पे बच्चे पे ध्यान दिया जा सकता है और हम उनको पर्सनली कुछ भी बात करके या फिर एक तरह से उनके कांटेक्ट में आकर के हम उनके बिहेवियर को जान सकते हैं, उनकी समस्याओं को समझ सकते हैं। लेकिन 100 से 150 अगर स्ट्रेंथ होती है क्लास के अंतर्गत तो 100-150 में इन बालकों को छांट पाना, इनकी छटनी करना और इनकी समस्याओं को समझना थोड़ा सा दूभर हो जाता है। तो हमारा जो पहला पॉइंट है यही है कि जहां तक हो सके कक्षा में बच्चों की संख्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए ताकि जो शिक्षक है वो पर्सनली यानी व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान दे सके। और व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा तो एक एक बच्चे को पिछड़ेपन को कम किया जा सकता है या सुधारा जा सकता है। ठीक है, अब है दूसरा पॉइंट है इन बालकों के लिए शिक्षक को परानुभूति स्पेलिंग देख लीजिएगा गाइस, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग एम्पैथी, विकसित करते हुए पढ़ाना चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या है
कि पिछड़े बालकों के लिए शिक्षक को परानुभूति विकसित करते हुए पढ़ाना चाहिए। यानी कि जब भी पिछड़े बालकों को जब शिक्षक पढ़ाए तो उस समय उसको कोई दंड दे करके या कोस करके या फिर उसकी निंदा करके उस बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो इस प्रकार से वो ऋणात्मक रूप धारण कर लेता है, या बोलेंगे कि ऋणात्मकता को प्राप्त करता है। और कोसने से, दंड देने से और उसकी निंदा करने से कि तुम कभी नहीं पढ़ सकोगे, तुम अभी नहीं पढ़ पाए तो, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे कि अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं तुम्हें इस प्रकार का पनिशमेंट दूंगा। तो इस प्रकार का व्यवहार शिक्षक का नहीं होना चाहिए। इन बच्चों के प्रति शिक्षक का व्यवहार परानुभूति के अनुरूप होना चाहिए, उनके प्रति इम्पैथी होनी चाहिए। इम्पैथी को विकसित करते हुए इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार से हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको भी पढ़ने की एक लालसा उनके अंतर्गत आएगी और वो पढ़ने का अभ्यास कर पाएंगे और अपने पिछड़ेपन को दूर कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में कुछ लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा कि इन बालकों के लिए पाठ्यक्रम में कुछ लचीलापन होना चाहिए। यानी इनका जो सिलेबस होता है वो सामान्य बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए, थोड़ा सा इजी होना चाहिए, और इसमें इस प्रकार के तरीके होने चाहिए कि उन बच्चों को समझ में आ सके। जिस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन बच्चों की किताबों के अंतर्गत ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चित्र के माध्यम से समझानी चाहिए, क्योंकि चित्र को देख करके बच्चा समझ सकता है। और इस प्रकार के चित्र होने चाहिए कि बच्चा उससे अट्रैक्ट हो, उसको समझने की कोशिश करे। और पाठ्यक्रम थोड़ा सा इजी होना चाहिए सामान्य बालकों की, तो उन्हें इजी रहेगा तो बच्चे के समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो वो भी अभ्यास करने की कोशिश करेगा कि हमें इसको पढ़ना चाहिए। और अगर कठिन होता है तो बच्चा खुद ही पढ़ने की कोशिश नहीं करता। उसके बाद चौथा पॉइंट, इन बालकों को पढ़ाने के लिए खेल विधि प्ले मेथड का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, इन बालकों को पढ़ाने के लिए प्ले मेथड का उपयोग करना चाहिए, खेल विधि का उपयोग करना चाहिए। खेल विधि का उपयोग से अर्थ है कि जब हम इन बच्चों को पढ़ाते हैं, कोई भी चीज़ अगर इन्हें मुश्किल लगती है या याद नहीं होती है तो कुछ इस प्रकार का गेम बनाना चाहिए जिससे बच्चों को खेल के अंतर्गत मनोरंजन भी आए और उनको जो चीज़ हमें याद करवानी है वो लक्ष्य भी हमारा पूरा हो जाए। जिस प्रकार बच्चों में स्पेलिंग की प्रॉब्लम होती है कि वो स्पेलिंग नहीं बता पाते, कोई भी बड़ी स्पेलिंग होती है उनको बताने में थोड़ी दिक्कत होती है और उनको बना नहीं पाते हैं, तो क्या करना चाहिए, हमें अंताक्षरी करनी चाहिए जिसमें स्पेलिंग की अंताक्षरी हो, और बच्चों के ग्रुप बांट देने चाहिए, उनको क्रम से बोलना चाहिए कि पहले तुम ये शब्द बोलोगे, उसके बाद जो लास्ट का शब्द आएगा उससे तुम शब्द बनाओगे। इस प्रकार से उनको एक खेल खिलाना चाहिए। खेल खिलाने के दौरान हमारा उद्देश्य भी पूरा हो जाएगा, पाठ्यक्रम भी चलता रहेगा और बच्चों को इंटरेस्ट आएगा तो वो इसको अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी मित्र मंडली
इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेंड सर्कल। पर नजर रखनी चाहिए। इनकी मित्र मंडली पर नजर रखनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल पर नजर रखनी चाहिए। देखिए मित्र मंडली किस प्रकार कि ये जो बच्चे हैं, ये पिछड़े बच्चे हैं, तो इनकी मित्र मंडली के अंतर्गत हमें उन बच्चों को शामिल करना चाहिए जो प्रतिभाशाली हैं, जो जीनियस है। क्यों? क्योंकि उनके साथ रहेंगे तो वो किस प्रकार व्यवहार करते हैं, वो किस प्रकार पढ़ाई करते हैं, उनकी किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो ये बच्चे साथ रहेंगे तो हम कह सकते हैं कोई भी किसी के साथ रहता है तो उसके बिहेवियर का 10% आगे वाले पे चला जाता है। तो 10% भी जाता है तो इन बच्चों में तरक्की आएगी और इनका रूप विकसित हो सकता है। तो मित्र मंडली में अगर ये कमजोर बच्चे हैं तो इनके साथ जीनियस बच्चों को, प्रतिभाशाली बच्चों को शामिल करना चाहिए। अगर इनके साथ पिछड़े ही बालक हैं और इनसे भी एकदम डल स्टूडेंट्स हैं, एकदम कमजोर विद्यार्थी हैं, तो इन पर कोई भी विकसित रूप सामने नहीं आएगा। ये अपने आप को उजागर नहीं कर पाएंगे और किसी भी प्रकार का सुधार इन बालकों में नहीं होगा। तो इन बालकों की मित्र मंडली पर अभिभावकों को भी नजर रखनी चाहिए, जो घर के आसपास की मित्र मंडली है, और स्कूल के अंदर, विद्यालय के अंतर्गत शिक्षक को नजर रखनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन बालकों के लिए लक्ष्य छोटे छोटे होने चाहिए। ठीक है, देखिए इन बालकों के लिए लक्ष्य क्या होने चाहिए? छोटे छोटे होने चाहिए, यानी कि इनके जो लक्ष्य हैं उनको छोटा रूप देना चाहिए। हमें कुछ भी इनको याद करवाना है या इनसे कोई काम करवाना है तो हमें उस काम को टुकड़ियों में विभाजित कर देना चाहिए, अंशों में विभाजित कर देना चाहिए। अंशों में विभाजित करने से अर्थ है कि जिस प्रकार हमें उन्हें एक पाठ याद करवाना, अगर हम उन बच्चों को बोलते थे आपको ये पाठ याद करके आना है, ठीक है, तो उसके लिए दूभर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उस पाठ के अंदर पहले तो शब्दकोश पढ़ेगा, सारे उनके मीनिंग पढ़ेगा, ठीक है, फिर मुख्य मुख्य पॉइंट्स को लिखेगा, फिर क्वेश्चन आंसर देखेगा, पहले छोटे आंसर फिर बड़े आंसर, तो ये एक साथ मिल जाता है। तो उसके माइंड में ये चीज़ सेट हो जाती है कि मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, और फिर वो उस चीज़ को छूता भी नहीं। तो क्या करना चाहिए? अगर पाठ याद करवाना तो एक दिन उनको कहना चाहिए कि ये 10 या 20 शब्दकोश हैं, सबसे पहले कल आप मेरे को इनकी मीनिंग याद करके बताओगे और मैं आपको पहले एक बार बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले मीनिंग याद करवाना है, फिर उनको बोलेंगे कि ये 3-4 ऐसे शब्द हैं जिनकी डेफिनेशन आपको याद करनी है, यानी इनकी परिभाषा याद करनी है। तो अगले दिन हम वो दिन टुकड़ियों में बांट करके हम 4 या 5 दिन में उसको पूरा पाठ आराम से और आसानी से याद करवा सकते हैं और पिछड़े बालकों का रूप विकसित कर सकते हैं या इनको एक तरह से सामान्य बालक बना सकते हैं। उसके बाद हमारा है लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट हम ऊपर लिखेंगे, अगर आपको पॉइंट समझ में आ रहे हैं गाइस तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास और वो लास्ट पॉइंट है 7वां है शायद, विद्यालय में अभिभावकों और विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षक के बीच समय समय पर
मीटिंग होनी चाहिए। इन मीटिंग का अंतराल कम होना चाहिए, ताकि शिक्षक को छात्र के घर पर उसके व्यवहार का पता चलता रहे और अभिभावकों को विद्यालय के बारे में सूचना मिलती रहे। ठीक है, देखिए ये हमारा लास्ट पॉइंट था। ये लास्ट पॉइंट है कि विद्यालय में अभिभावकों और शिक्षक के बीच समय समय पर मीटिंग होनी चाहिए और इस मीटिंग का अंतराल कम होना चाहिए, यानी जल्दी जल्दी ये मीटिंग होनी चाहिए, और ताकि शिक्षक को छात्र के बारे में, उसके घर में किस प्रकार व्यवहार करता है, पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, उसके बारे में पता चल सके, और अभिभावकों को विद्यालय के बारे में सूचना मिलती रहे कि विद्यालय में बच्चे की प्रोग्रेस किस प्रकार की। तो आज गाइस हमने पढ़ा है कि शैक्षणिक बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए, या किस प्रकार की इसके अंतर्गत सिलेबस होना चाहिए, उनको किन विधियों के द्वारा पढ़ाना चाहिए। ठीक है, और उनके लक्ष्य बड़े होने चाहिए कि छोटे होने चाहिए, और कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या का कम या अधिक होना भी इन बच्चों पर पूरी तरह से प्रभाव डालता है। तो गाइस आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही, कल फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।